नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। सन 1968 में मुंबई में 41 कत्लों को अंजाम तक पहुंचाया गया था। सभी के सभी मरने वाले लोग गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले थे और उन हत्याओं को अंजाम दिया था रमन राघव नाम के व्यक्ति ने। गरीब लोगों को उन्हीं के घर में घुसकर मारा जाता, वो भी इतने बुरे तरीके से कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाया करता था। वहाँ रह रहे आसपास के लोगों से पूछताछ में पता नहीं चलता था कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। मरे हुए व्यक्तियों के सिर्फ सर पर चोटें मारी होती थी। इतने बुरे तरीके से सर कुचला होता था कि लोगों से देखा तक नहीं जाता था। 1966 में मुंबई में 19 हत्याएं होती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि गरीबों के मर्डर क्यों हो रहे हैं। उन इलाकों में जहां ये वारदातें हो रही थी वहां लोगों ने बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। ये घटनाएं तो स्लम एरियाज में हुई थी, लेकिन दहशत इतनी हो गई थी कि अमीर हो या मिडिल क्लास लोग हो, सब ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो समय भी आ गया जब अचानक से मर्डर होने बंद हो जाते हैं। 1967 में कोई हत्या नहीं हुई। 1968 में अचानक फिर से उसी तरीके से हत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये मर्डर्स मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स को छोड़ ईस्टर्न सबर्ब्स में होने शुरू हो गए। 1966 में 19 हत्याएं हुई। वहीं एक साल के गैप के बाद 1968 में 22 हत्याओं को अंजाम दिया गया। टोटल 41 कत्ल हो चुके थे। लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। सब के सब कत्ल रात के समय ही किए जाते थे। कोई हत्या दिन में नहीं हुई। हत्यारे का पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। 1966 में क्राइम ब्रांच के नए डीसीपी ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी लग कर आते हैं। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो देखने में पुलिस बिल्कुल नहीं लगते थे। वो ऐसे दिखते थे जैसे किसी बैंक में काम करते हों। उनकी हाइट इतनी नहीं थी। उनका बोलने का तरीका शांतपूर्ण था। सबसे वो प्यार और इज्जत से बात किया करते थे। जब 1968 में दोबारा से मर्डर होने शुरू हुए तो ऑफिसर रमाकांत की रातों की नींद खराब हो गई थी। ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी ने 2000 पुलिस वालों की टीम बनाई। जहां जहां हत्याएं हुई थी वहां के एक एक घर में ऑफिसर्स को इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है। उन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क को खड़ा कर दिया था। लोगों में डर का माहौल इतना था कि कोई बात करने तक राजी नहीं था। लोग बताते भी क्या, उन्होंने कुछ देखा तक नहीं था। जब मर्डर होते थे तब सारी दुनिया सोती होती थी। लोगों ने किसी का कोई शोर शराबा तक नहीं सुना था। लेकिन धीरे धीरे हत्यारे के लिंक मिलने शुरू हो जाते हैं। एक दिन ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी को ध्यान आया कि जब पुलिस ने 1966 में लोगों से बात की थी तो वहां एक छतरी वाले का जिक्र हुआ था। बताया जाता है कि एक शख्स को इलाके में देखा गया था जो हाथ में बेमौसम छतरी लिए घूमता था और वो उस इलाके का भी नहीं था। कहते हैं वो हत्यारा छतरी इसलिए अपने साथ रखता था ताकि झोपड़ी से उसका सर ना टकराए, जिससे उसको चोट ना लगे। क्योंकि वो स्लम एरिया बहुत कंजस्टेड एरिया था, वहाँ लाइट का ठीक से प्रबंध नहीं था और उन झोपड़ियों की छत ज़्यादा ऊपर तक नहीं थी। छतरी ही उसको सर में चोट लगने से बचाती थी। 1000 पुलिस ऑफिसर्स में से वारदात वाले एरियाओं में कुछ पुलिस वाले रात को चाय बेचने का काम करने लगे, कोई धोबी का काम करने लगता है और रात को वहीं सोने का नाटक करने लगते हैं। हत्यारा जब भी कांड करके आता है तो उसको आराम और बैठने की जगह चाहिए होती है, क्योंकि हत्यारा हत्या करने के बाद बैठकर सोचता है। मुंबई में शुरू से छोटी छत वाली जगहें हैं, जैसे कि लोकल बसेस के स्टॉप्स, तो बहुत सारे ऑफिसर्स को इसी किस्म के बस स्टॉप्स पर भी तैनात कर दिया गया था। पहचान पहले से ही बता दी गई थी जिसके पास छतरी हो। एलेक्स फिहालो जो बाद में एसीपी रिटायर्ड हुए, वो उस समय सब इंस्पेक्टर थे। वो साउथ मुंबई के एक बड़े स्टॉप पर खड़े थे। चारों तरफ उनकी निगाहें थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। हत्यारे रमन राघव की एक आदत थी, वो अपने बालों में हमेशा कोकोनट ऑयल लगाकर रखता था और कंघी अपने पास रखता था। साथ में एक शीशा भी अपने पास रखता था। वो बालों को पीछे तक सेट करके रखता था।
नारियल का तेल, कंघी, शीशा और छतरी, ये चारों चीजें वो अपने पास रखता था। जैसे ही रमन राघव रोड क्रॉस करके बस स्टॉप के तरफ आने लगता है, जहां क्राइम ब्रांच के एलेक्स फियालो सब इंस्पेक्टर खड़े थे, उन्होंने देखा कि उस शख्स की छतरी गीली थी और बारिश भी नहीं हो रही थी। ऑफिसर को उस पर शक हुआ। उन्होंने उससे पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं मलाड से आ रहा हूँ। 2 दिन पहले उसी एरिया में हत्या हुई थी। इसको देखते हुए ऑफिसर एलेक्स उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़कर वहां मौजूद सिविल ड्रेस में ऑफिसर्स उसको क्राइम ब्रांच ऑफिस में लेकर पहुंच जाते हैं। जब वहां उसकी इंटेरोगेशन शुरू हुई तो वो कुछ नहीं बताता। उसको मारा, उल्टा लटकाया गया, काफी टॉर्चर किया गया, मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। 2 साल से रमाकांत कुलकर्णी जो उस शख्स की कुंडली खंगालने में लगे थे, उनको पता चला कि वो कई दिनों तक कुछ नहीं खाता। जब 2 दिन उसको मारते पीटते हो गए तो रमाकांत कुलकर्णी खुद उसकी इंटेरोगेशन करनी शुरू कर देते हैं। ऑफिसर रमाकांत उसके पास जाते हैं और कहते हैं, रमन भाई क्या खाओगे? वो बोलता है, मुझे तो चिकन बिरयानी चाहिए। उसके लिए चिकन बिरयानी मंगवाई जाती है। जूस बोला, जूस मंगवाया गया। उसके बाद वो खुद ही बोलता है, साहब अब पूछो आपको क्या पूछना है। और उसने जो बताना शुरू किया कि वो कैसे लोगों को मारता था। उसकी निशानदेही पर एक भारी लोहे की सरिया मिलती है, जिससे वो लोगों के सर में एक के बाद एक वार करता रहता था जब तक मरने वाले का हुलिया बिगड़ ना जाए। उस सरिये पर खून और बाल चिपके पड़े थे। कहते हैं 2 दिन पहले जिसको रमन राघव ने मारा था, वो शख्स मलाड में टेलर का काम किया करता था। पुलिस को टेलर का एक ग्लास वाला चश्मा और जिससे सुई हाथ में ना लगे फिंगर प्रोटेक्टर थिम्बल भी लोहे के सरिये के साथ मिलता है। कहते हैं पुलिस को पहले हुए मर्डर का कोई सबूत उसके पास से नहीं मिल पाया, मगर टेलर के कत्ल से और उसकी उन 2 चीजों से कंफर्म हुआ, जिसके बाद उसको सजा हुई और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। मगर फांसी से पहले ही उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको ये तक पता नहीं होता था कि वो कौन है। इसको देखते हुए उसको उम्र कैद की सजा हुई। कुछ समय बाद उसकी बुरी हालत में मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी साइको किलर रमन राघव की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।